नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि खबरें खास हैं क्यों और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को अलीगढ़ में पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित हिंदू गौरव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इस दौरान उन्होंने क्या चुनावी संदेश दिया है हम आपको बताएंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में ओबीसी महासम्मेलन में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर किसने और क्यों हमला किया, इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। इस महीने के अंत में मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल होगी और नहीं होगी, इस पर सस्पेंस से पर्दा उठ गया है, ये भी आपको बताने जा रहे हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना पहला उम्मीदवार लगभग तय कर दिया है। उधर तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने किन सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। और आइए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को अलीगढ़ में पहुंचे पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित हिंदू गौरव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम में अमित शाह के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे। डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक समेत कई और दिग्गज भी मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने कल्याण सिंह के कार्यों को गिनवाते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी जातिवाद को तवज्जो नहीं दी। पिछड़ा समाज के कल्याण के लिए बिना किसी भेदभाव के वो कार्य करते रहे। पीएम मोदी की अगुवाई में चल रही सरकार भी देश में ओबीसी समाज के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। साथ ही अमित शाह ने यूपी के लोगों से 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 सीटों पर बीजेपी को जिताने की अपील भी की है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि अमित शाह ने यहां पहुंचकर और क्या कहा। सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 80 की 80 सीटों पर कमर खिलाएंगे क्या? अरे हम तो जोर से उन्हें खिलाएंगे। जय बाबू जी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। तो 80 की 80 सीटों पर एक बार कमर खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। लोकसभा चुनाव में जीत के लिए यूपी की 80 सीटें बड़ी अहमियत रखती हैं। साथ ही साथ बीजेपी इस हिंदू गौरव सम्मेलन के जरिए ओबीसी वोट बटोरने की कोशिश में भी जुटी हुई है। लखनऊ में ओबीसी महासम्मेलन में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर वकील के भेष में आए एक शख्स ने जूता फेंका है, जिसके बाद मौर्य के समर्थकों ने उस शख्स की जमकर पिटाई भी कर डाली है और पुलिस के हवाले कर दिया गया उसे। बाद में युवक की पहचान हुई है आकाश सैनी के रूप में। उसका कहना यह है कि वो हिंदू धर्म के बारे में भी की गई तमाम टिप्पणियों की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य जो लगातार कह रहे थे वो बहुत ज्यादा आहत हो गया था। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य करीब 1 साल से लगातार रामचरितमानस के बारे में विवादित बयान देने की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों को दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी बताया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही थी। जाहिर है इस तरह की टिप्पणियों का खामियाजा समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनावों में भी भुगतना पड़ सकता है और इसका असर ओबीसी वोट बैंक पर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। वहीं इससे पहले रविवार को भी समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान पर काली स्याही फेंकी गई है। यूपी के घोसी सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं दारा सिंह और चुनाव प्रचार करने के लिए वो वहां पहुंचे हुए थे। इस महीने के अंत में मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में आम आदमी पार्टी शामिल होगी। ये बैठक 31 अगस्त को और 1 सितंबर को होनी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने खुद इसकी जानकारी दी है, इस बात की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि हम मुंबई जाएंगे और जो भी रणनीति बनेगी वो बताएंगे। अभी तक लगातार कश्मकश बनी हुई थी कि पार्टी इस बैठक में शामिल होने के लिए आम आदमी पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी। सुनवाते हैं आपको कि केजरीवाल ने और क्या कहा है इसके बारे में। का थोड़ा बता दें, काफी चर्चा चल रही है कि मुंबई में जो ऑपोजिशन इंडिया को लेकर क्या स्टैंड है। सो जाएंगे मुंबई में, जो भी बनेगी रणनीति आप लोगों को बताएंगे वहाँ पे। दरअसल कांग्रेस ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनावी तैयारियां करने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तल्खियां बढ़ गई थी और अलका लांबा ने इस बात से साफ संकेत दे दिए थे कि कांग्रेस दिल्ली में एकला चलोरे की नीति पर चल रही है।
इसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अगर ऐसा है तो मुंबई में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने का कोई मतलब है ही नहीं। बाद में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सफाई दी और उसके बाद ये पूरा मामला शांत हुआ। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने पहले उम्मीदवार लगभग तय कर दिया है और आपको ये भी बता दें कि पार्टी ने यूपी के फिरोजाबाद से पूर्व सांसद अक्षय यादव के नाम का ऐलान कर दिया है और यह ऐलान खुद किया है चाचा शिवपाल यादव ने। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इस बार वो खुद फिरोजाबाद संसदीय चुनाव में अक्षय की जीत सुनिश्चित करेंगे। दरअसल पिछली बार के लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के तले फिरोजाबाद से लड़े थे और अक्षय यादव की हार में उनकी अहम भूमिका रही थी। शिवपाल और अक्षय के बीच टक्कर का फायदा बीजेपी को मिल गया था। शिवपाल यादव को 91,869 वोट मिले थे और ये वोट अगर अक्षय को मिल जाते तो शिवपाल अखिलेश के साथ अगर होते तो समाजवादी पार्टी फिरोजाबाद सीट को बचा सकती थी और शायद यही वजह है कि अब चाचा ने खुद अक्षय के पक्ष में प्रचार करने की बात कही है और उनको जिताने का वादा भी किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री केसीआर ने 2 सीटों से यानी कि कामारेड्डी और गजवेल से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मंत्री राज्य सरकार में मंत्री हैं, साथ ही सीएम के बेटे हैं केटीआर, सिरसिला से वो चुनाव लड़ेंगे। इस लिस्ट में 7 प्रत्याशी हैं जो बदल दिए गए हैं। पार्टी ने कुल 115 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। महाराष्ट्र में महागठबंधन में शामिल बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष महादेव जानकर ने खुद को महागठबंधन से अलग करने का फैसला किया है। महादेव जानकर ने 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। वो 2014 से बीजेपी के साथ महागठबंधन में साथ थे। एक तरफ बीजेपी विपक्षी गठबंधन इंडिया को 2024 में लोकसभा चुनावों में हराने के लिए एनडीए को मजबूत करने में लगी हुई है। ऐसे में आरएसपी का महागठबंधन से अलग हो जाना बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। महादेव जानकर ने ही राष्ट्रीय समाज पार्टी की स्थापना की थी और वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। इन दिनों अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वराज यात्रा वो निकाल रहे हैं। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए, दिलचस्प अपडेट्स के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।